अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो आर्टिकल होगा वो राइबोसोम्स के मुतल्लिक़ है। तो राइबोसोम्स तो सेल के अंदर सेल कंटेन मैनी टाइनी granular structures तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, उनको राइबोसोम्स कहा जाता है। कॉल्ड राइबोसोम्स। So these were first studied by Pallet 1955। तो 1955 में पैलेट ने इनको सबसे पहले स्टडी किया। एंड सेल के अंदर बहुत से बारीक बारीक दानों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइबोसोम कहा जाता है। अब जो राइबोसोम्स हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ RNA प्रोटीन एंड RNA RNA से बनता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको RNA का नाम दिया जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन्स और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, इन इक्वल क्वांटिटी। तो ये इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, दोनों को मिलाकर ये लफ्ज़ बना राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल का नाम भी दिया जाता है। अब ये सेल के अंदर exist in two states, in the cell के दो हालतों में ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। या तो ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। या फिर ये अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जैसे कल जो है उसमें किया था, कल वाले लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम
उसके साथ अटैच होते हैं। तो कल वाले लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसकी 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है और एक उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उसको कहा जाएगा जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम दिया जाता है। अब जो राइबोसोम हैं, यानी जो ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम, ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम यानी हर यूकैरियोटिक राइबोसोम यानी वो राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाएगा, जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाए। एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाए। अब दोनों में डिफरेंस कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि यूकैरियोटिक जो होता है उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता या उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो जहाँ पर पहले हम देखेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो हर यूकैरियोटिक राइबोसोम इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक जो है उसको हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और दूसरी जो है उसको कहा जाता है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। तो एक को स्मॉल सब यूनिट कहा जाता है और एक जो उसको लार्ज सब यूनिट कहा जाता है। अब जो स्मॉल सब यूनिट है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 40S, और जो दूसरा है लार्ज सब यूनिट उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 60S। यानी एक यूनिट जो है वो 40S होती है जबकि दूसरी यूनिट वो लार्ज यूनिट होती है, तो वो 60S होगी। कि मतलब जहाँ पर इस तरह से एक यूनिट जो है ये होगी 60S, और जहाँ पर एक छोटी राइबोसोमल यूनिट होगी स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, और ये 40S होगी, 40S। तो एक 60S होगी और दूसरी 40S होगी। अब जहाँ पर S से क्या मुराद है, तो जहाँ पर जो S है, S इसको कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। तो इसको स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। अब जो S जिसको स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, ये इट स्पेसिफाइज sedimentation
sedimentation rate during ultracentrifugation. उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ये उस वक्त भी हमने उसको डिस्कस किया था कि जहाँ पर हमने मॉडर्न तकनीक के सेल को स्टडी करने के लिए मॉडर्न तकनीक वो कैसे यूज़ होती है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एक होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, आम सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसकी स्पिनिंग पावर वो कम होती है, और एक होती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसकी जो स्पिनिंग पावर है वो ज़्यादा होती है, यानी तकरीबन 1,50,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो उसको कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो सिंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन से सेपरेट हो जाते हैं, उनकी लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के दौरान सेपरेट होते हैं। इसलिए ये जो एस है ये सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है कि मसलन अगर हम इसको इस तरह समझ लें कि इस तरह से ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें जहाँ पर सपोज़ ये लिखा हुआ है कि 40S और जहाँ पर लिखा हुआ है सपोज़ 60S अब ये एडिटिव नहीं होते, इनको जमा नहीं कर सकते। तो जहाँ पर जो राइबोसोम होंगे, जो सब यूनिट होगी, उसको 40S कहा जाएगा, और जो लेयर सपोज करें कि जहाँ पर डेवलप होती है उसको 60S कहा जाएगा। एक 40S और एक 60S। S जो है ये सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है। सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि नीचे बैठ जाना, तह में बैठ जाना, एक लेयर डेवलप कर लेना, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये सेडिमेंटेशन रेट को स्पेसिफाई करेगा जब हम उसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो इस तरह से दो सब यूनिट्स होती है, एक 40S होगी और एक 60S होगी। अब ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, इस तरह से एक होता है, उसको हम कहते हैं मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA। अब जहाँ पर जो M है ये मैसेंजर को शो करता है, मैसेंजर यानी RNA की वो टाइप जिसके ऊपर DNA से मैसेज होते हैं, और ये RNA उस मैसेज को लेकर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और साइटोप्लाज्म में उस मैसेज के मुताबिक अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर प्रोटीन फार्मेशन होती है। उसको कहते हैं मैसेंजर RNA, यानी जो मैसेज को लेकर जाए कहाँ से, DNA से, क्योंकि ये मैसेंजर RNA है ये DNA से बनता है। तो DNA के पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किसके पास आ जाती हैं, मैसेंजर RNA के पास आ जाती हैं, और ये मैसेंजर RNA साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, राइबोसोम के पास चला जाएगा, और वहाँ पर राइबोसोम इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब जो अटैचमेंट होती है उसमें जो होता है सबसे पहले जहाँ पर स्मॉल सब यूनिट ये अटैच होती है, स्मॉल सब यूनिट अटैच होगी। उसके बाद जहाँ पर ये बड़ी सब यूनिट अटैच हो जाती है जिसको ATS का नाम दिया जाता है। तो ATS इसलिए कहा जाएगा कि जो पार्टिकल बनेगा, मतलब ये 40S है, 60S है और ये 40S है, और दोनों की जो कॉम्बिनेशन है
इसके जो आपस में मिली हैं सब यूनिट्स, ये मैग्नीशियम की मौजूदगी में मैग्नीशियम की मौजूदगी में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं और उसके नतीजे के तौर पर ये राइबोसोम डेवलप हो जाएगा और इस राइबोसोम को ATS कहा जाएगा। ATS, तो ये राइबोसोम ATS कहलाएगा। यानी जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा, वो राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में होगा वो ATS होगा। तो ये ATS होगा, ये एडिटिव नहीं है, 100 नहीं होगा। अब ATS से मुराद ये होगा कि जब पूरा राइबोसोम इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो ये कहाँ पर लेयर बनाएगा? ATS पर। ACS को ATS कहा जाता है। अब दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाती हैं। जैसे पहले मैंने बताया, मैसेंजर RNA के ऊपर मैसेज मौजूद होते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि DNA डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अब जहाँ पर जो मैसेज होगा उस मैसेज के मुताबिक इस तरह से अमाइनो एसिड आकर इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे और ये इस तरह से बारी बारी ये अटैच होते जाएंगे और ये राइबोसोम इस तरह से आगे को मूव करता जाएगा। राइबोसोम आगे को मूव करता जाएगा और इस पर जो मैसेज है वो डिकोड होता जाएगा और जब ये जहाँ पर पहुँच जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन तो ये इस तरह से ये चेन एक लेंथी चेन डेवलप हो जाएगी इस तरह से, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम दिया जाता है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन इससे अलहदा हो जाएगी और अलहदा होकर ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम की मदद से। पॉलीसोम, तो पॉलीसोम जिसमें मैसेंजर RNA का सिंगल स्ट्रैंड होगा और इसके साथ अगर बहुत से राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, इस तरह से बहुत से राइबोसोम अटैच हो जाएंगे और इस तरह से जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको पॉलीसोम कहा जाएगा। तो व्हेन मैनी राइबोसोम्स गेट अटैच विद सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर RNA, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीसोम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि पॉलीसोम क्या होते हैं। अब इसमें जब ये अटैच होते हैं मैसेंजर RNA के साथ तो सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट है वो अटैच होती है, उसके बाद लार्ज सब यूनिट अटैच होगी। जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी जो आपस में कॉम्बिनेशन है, ये मैग्नीशियम की मौजूदगी में दोनों सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में यूनाइट कर जाती हैं। अब फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको कहा जाएगा? तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक को कहा जाएगा और इसका जो प्लूरल है वो न्यूक्लियोलाई होगा। न्यूक्लियोलाई ये बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो प्लूरल जमा न्यूक्लियोलाई होगा और इसको न्यूक्लियस कहा जाएगा, न्यूक्लियस। अब जो राइबोसोम हैं, राइबोसोम इनकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होगी और न्यूक्लियोलस से जो राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं।
इस तरह से ये साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम जो है ये जहाँ से साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और वहाँ पर मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। अब फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाएगा? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन ये राइबोसोम्स को कहा जाता है, राइबोसोम्स, क्योंकि मैसेंजर आरएनए वो भी न्यूक्लियस में बनता है, तो वहाँ से वो डीएनए से इंस्ट्रक्शंस देकर साइटोप्लाज्म में जाता है और वहाँ पर राइबोसोम इस तरह से मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो राइबोसोम्स हैं इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।